को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपना ईएम वेव का छोटू सा टॉपिक है, ईएम वेव कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट हमने? एलआर और एलसी सर्किट पढ़ लिए थे ना? हाँ। हाँ, एलआर सर्किट पढ़ा दिया था ना? यस मैम। हाँ, तो एलआर सर्किट वगैरह पढ़ लिए थे, तो उसके बेस्ड एक क्वेश्चन भी है ना, वो क्वेश्चन भी तुम्हें सॉल्व करना है। बट उससे पहले मुझे सिलेबस कवर करना, तो हम लोग एलसीआर सर्किट पे चलते हैं। ठीक है, एलसीआर सर्किट में देखो होता क्या है, आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। वही चीजें अभी तक हम जो एलआर में पढ़ते आए हैं और आरसी में पढ़ते आए हैं, उन दोनों का जैसा कॉम्बिनेशन होता था ऐसे ही यहाँ पे होगा। ठीक है, मतलब कोई भी वोल्टेज है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज दी हुई है कि वी नॉट साइन ओमेगा टी इज द वोल्टेज। अगर ये हमारे पास सर्किट में वोल्टेज है, तो सर्किट में करंट क्या होगा? देखो, रेजिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर, तीनों के अक्रॉस करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। मतलब डायरेक्शंस की मैं बात करूं तो तीनों के अलाउंग जो भी हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं, फाई की जो वैल्यू आती है वो अलग अलग आती है। अब तीनों साथ में है, तो इन तीनों का क्या देखते हैं हम लोग? फाई। करेक्ट, फाई की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले सर्किट में मैक्सिमम करंट, तो वो निकालेंगे हम आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय जेड। जेड क्या होता है यहाँ पे? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं? देखो, आर स्क्र प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का एक्सी का स्क्वायर। स्क्वायर। ये एक्सएल माइनस एक्सी क्यों लिखते हैं? कि फेसर डायग्राम बनाते हैं तो आर इधर चला यस जाएगा, मैम। जैसे वोल्टेज का बनाते हैं, वी नॉट आर यहाँ पर आया। और इंडक्टर की जो, वी हाँ, इंडक्टर की अक्रॉस जो वोल्टेज रहने वाली है वो इस क्या रहेगी? लीड करेगी, और कैपेसिटर वाली यस जो है मैम, वो यहाँ यस आ मैम। जाएगी। तो ये हो गई इनकी अक्रॉस वोल्टेजेस। अब वोल्टेज को हम क्या लिख सकते, ये याद रखना, ये वोल्टेजेस वो वोल्टेजेस हैं जो मैक्सिमम वोल्टेज हो सकती है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, एल के अक्रॉस और सी के अक्रॉस। मैक्सिमम वोल्टेज जो ये वी आर है ना, ये मैक्सिमम वोल्टेजेस हैं। इन वोल्टेजेस को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू आई आर। तो आई तीनों में सेम रहेगा, क्योंकि सीरीज है इसीलिए सीरीज का नाम दिया है, क्योंकि आई सेम रहेगा। तो हम आई आर यानी रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया, यहाँ एक्सएल आ गया, और एक हमारा एक्सी आ गया। तो ये तीनों एक्सएल एक्सी इसलिए होता है, दोनों ये 180 के फेस में है तो माइनस होता है, तो एक्सएल माइनस एक्सी बाय स्क्वायर। तो ये आपका इम्पिडेंस की वैल्यू हो गई। उसके बाद आता है फाई, कि करंट की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं आई लिखूंगी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मुझे यही चाहिए कि ये फाई एक्चुअली में है कितना, कितना फेज डिफरेंस आया है वोल्टेज और करंट के बीच में। निकालते तो यही है ना कि वोल्टेज इतना है। जब सोलो बात करी थी कि रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर अलग अलग लिए थे, तो वहां पर यही देखा था वी और आई के बीच में फेज डिफरेंस। मकसद यही है यहाँ पे भी, आई का फेज डिफरेंस कितना है वोल्टेज के साथ। तो मान लिया फाई है, वही फाई निकालना मकसद है। फॉर्मूला क्या होता है? टेन फाई इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। करेक्ट भाई, इस एक्सी को यहाँ ले आए तो एक्सएल माइनस एक्सी, तो यहाँ पर कहीं फाई बन जाएगा। करेक्ट, इसको ऐसे बना लो, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी, और यहाँ कहीं इनका फेज डिफरेंस फाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका फाई आ गया, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। और क्या हो सकता है ये? और कैसे लिख सकते हैं इसको? ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा। वो तो लिख सकते हैं वी एल माइनस वी सी बाय वी आर। एक यहाँ से भी फाई आ सकता है, बट ये ध्यान रखना है, दीज वैल्यूज आर द मैक्सिमम वैल्यूज अक्रॉस दीज एलिमेंट। ठीक है, वी एल वी सी वी आर की मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ से हम फाई निकाल सकते हैं। मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला ये रहा, इम्पिडेंस की वैल्यू ये रही। और क्या बचता है? तीसरा, पावर फैक्टर। एक टर्म होती है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है भाई? पावर फैक्टर, अभी हमने इम्पिडेंस निकाला है कि ये मेरा रेजिस्टेंस आर है, ये हमारा इम्पिडेंस आया है जेड, मान लेते हैं ये एंगल हमारा बनना है फाइव। ठीक है, देखो यहाँ पर था क्या?
XC माइनस XL। तो इसको मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, दिस इज द परपेंडिकुलर विच इज इक्वल, सॉरी इनसाइड आएगा XC माइनस XL। ठीक है, ये फाई क्या है भाई यहाँ पे, पावर फैक्टर। अगर मैं नहीं, नॉट फाई ओनली, कॉस फाई। कॉस फाई जो है ये क्या है, कॉस फाई इज द पावर फैक्टर। तो अगर पावर फैक्टर पूछा जाए एलसीआर सर्किट में, फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट और वैल्यूज गिवन है, तो इसका मतलब तुम्हें कॉस फाई निकालना है। टेन फाई Opposite। कॉस फाई। मैम cos फाई क्यों लेते हैं? ये पावर फैक्टर की वैल्यू है, पावर फैक्टर इज कॉस फाई। आगे बताएंगे, इसका डेरिवेशन भी है, रुक जाओ। पावर फैक्टर क्या है, कॉस फाई है। कितना है, अब यहाँ से कॉस निकालो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, R by Z। आर बाय जेड। तो दिस इज द पावर फैक्टर। तो ये एलसीआर सर्किट में पावर फैक्टर, ये किसी में भी पूछ सकते हैं, नॉर्मल इंडक्टर में या एलआर सर्किट में, तो इसमें हमें पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर कौन सी टर्म होती है, कॉस फाई इज द पावर फैक्टर। ठीक है, ये कब निकाल, अब देखो ये एक बात सुनो, ये पावर फैक्टर कब आता है, जब हम लोग क्या निकालते हैं, पावर निकालते हैं, एवरेज पावर। देखो यहाँ से जब एवरेज का पावर का जब एवरेज निकालोगे, तो मैंने तुम्हें पावर का एवरेज निकालना सिखाया है। किसी भी चीज का एवरेज लेना हो तो क्या करना, देखो यहाँ पे सीखो, किसी भी चीज का एवरेज लेना हो, मुझे मान लो पावर का एवरेज निकालना है, क्लियर, पावर का एवरेज निकालना है, तो मैंने तुम्हें सिखाया है पीडीटी अपॉन डीटी। dt के किसी इंक्रीज। भी चीज का एवरेज ले लो, टाइम जो भी है, मतलब 0 से t है, तो 1 साइकिल के लिए मैंने 0 से t लगा दिया। अब पूरी साइकिल के लिए मुझे पावर चाहिए। पावर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, P इक्वल्स टू VI होता है सभी को। यस V की मैम। वैल्यू आपको गिवन होगी, AC सर्किट V नॉट साइन ओमेगा टी। I आप खुद निकालोगे, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, फाई आपको निकालना पड़ेगा। ये VI की वैल्यू हो गई, P ये पावर है तो पावर की वैल्यू रख देना। इसको जब सॉल्व करोगे तो P एवरेज का ये वैल्यू आता है। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ। VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। यहाँ जो ये कॉस फाई वाली टर्म आई, ये याद रखो, एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट, VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। अभी कॉस फाई वाला फैक्टर इज द पावर फैक्टर। एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई ना, इसी को ही पावर फैक्टर बोला यस मैम। है। डन, यस मैम डन। ठीक है, सॉल्व करिए। कोल्ड हो गया भाई मुझे तो। हेल्थ का ध्यान रखना, एग्जाम से पहले बीमार नहीं पड़ना है, पूरी तरीके से अपनी हेल्थ को लेके कंसर्न रहना। एग्जाम टाइमिंग में ना जुकाम हो जाए ना खांसी, क्योंकि मौसम चेंज होगा एकदम से, 27-28 में पेपर है, सर्दी से एकदम से दिन चेंज हो जाएंगे, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना। मैम ये कंफर्म है कि 27-28 को ही होगा क्या एग्जाम? एग्जाम की डेट्स तो आ गई है ना, तुम्हारे इंटीमेशन सिटी और डेट तो आई गई होगी। बट मैम वो नहीं आया ना, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो तुम्हारे 3 दिन पहले आएंगे, जैसे पर अच्छा। डेट तो पता चल गई ना सबको, इंटीमेशन सिटीज तो आ यस गई है। मैम। Yes, हाँ, ma'am. और डेट भी पता चल गई है किस दिन है एग्जाम। यस मैम। यस मैम, 22, 22 से 28 तो, तक है। अरे वो तो है, तुम्हारा एग्जाम किस दिन में है वो तो पता मैम चल वो नहीं गया। आई शायद। वो नहीं है, वो नहीं पता। वो आ जाएगा भाई, 1-2 दिन में आ जाएगा इंटीमेशन सिटी, और तुम्हारी वो कहाँ पर एग्जाम होगा वो 1-2 दिन में आ जाएगा, देखते रहना। सेकंड वीक में आता मैम है वो जनवरी के। ईमेल पे ही आएगा ना? हाँ, मेल जीमेल पे ही पे। आएगा, उसमें चेक कर लेना। ओके मैम। वो पहले ही आ जाएगा डेट, पर तुम्हें एक्यूरेट सेंटर नहीं बताएंगे, वो एडमिट कार्ड में आएगा। वो इसलिए ओके सिटी मैम। बता देंगे क्योंकि आप अपना रेलवे वगैरह का जो भी टिकट्स है वो पहले ही कर लो। मैम ए ऑप्शन। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछा है, इन द गिवन सर्किट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर। आपके पास जो रेजिस्टेंस है इसमें आई आरएमएस निकालना है। तो आई आरएमएस देखो, पहले तो क्या निकाल लें, आपको क्या क्या इम्पीडेंस। चीज गिवन है यहाँ पे। हाँ देखो, ये सब बस ये गिवन है, यही सही है। वी आर एम एस गिवन है, आई आर एम एस निकाल सकते हो, वी आर एम एस बाय जेड। भाई वी आर एम एस गिवन है, मैम। आई आर एम एस निकाल लो, वी आर एम एस बाय जेड करके।
बस सबका IRMS आ गया, तो सब में करंट तो सेम ही जाने वाला है, तो वही करंट किस में जाएगा, रेजिस्टेंस में भी, कोई अलग करंट तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो Z आ गया 100/100√2, और VRMS कितने गिवन है, 200√2, √2 से √2 कैंसिल, और ये 2, और ये 2 एम्पियर सब में सेम ही रहेगा। अगर ये इंडक्टर का पूछता तब भी वही करंट होता, XC में भी वही और R में भी वही, करंट इज सेम। चलिए सॉल्व दिस। मैम 4, मैम मैम ध्यान से 8 देखो। 8, हाँ यस मैम आ गया। 8, ठीक है 8 आएगा, वेरी गुड। X इक्वल्स टू 8। तो LCR सर्किट है भाई, आपको AC का वैल्यू दिया हुआ है 220, मतलब ये IRMS है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इंडक्टर की वैल्यू है, कैपेसिटेंस की भी वैल्यू है, पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर अभी दिखा है हमने, cos फाई इक्वल्स टू कितना आया था भाई, R/Z, तो बस वही निकालना है। रेजिस्टेंस गिवन है तुम्हें 80, Z क्या था, एक्सएल मतलब Z निकाल लेना भाई, टाइम लगेगा थोड़ा Z निकालने में। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर प्लस 70 माइनस 50 कितना, 30, 60, अच्छा 70 माइनस दूसरा कितना है, 130। 130, तो 130 में से 70 घटा दो। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 60 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा भाई, 8 8 जा 64 36, मतलब ये तो 1000 के आसपास बन गया। तो Z आ गया 100, करेक्ट। तो 80/100 हो गया, तो 8/10। ठीक है, तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 2023 में cos फाई का। चलो ये वाला बताओ। अच्छा अभी मैंने तुम्हें रेजोनेंस नहीं पढ़ाया, एक बार रेजोनेंस पे चलते हैं। ठीक है, रेजोनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार रेजोनेंस पढ़ते हैं। रेजोनेंस में देखो क्या होता है, सबसे पहले फाई रेजोनेंस में होता क्या है। अभी आपने लिखा है Z की वैल्यू आपने लिखी है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आपने 10 फाई लिखा है, देखो इक्वल्स टू XL माइनस XC/R इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस अपॉन, सॉरी कैपेसिटर अपॉन VR। ये आपने फाइल लिखा है। अब रेजोनेंस कंडीशन क्या है, जब आपका XL जो है XC के बराबर हो जाए, ये मेरी रेजोनेंस कंडीशन है। XL इक्वल्स टू XC इज द रेजोनेंस कंडीशन। वैल्यू रखो, XL ओमेगा L होता है, ये 1/ओमेगा C, तो यहां से मेरा ओमेगा कितना आया, 1/LC, और ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। ये आ गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सुनते जाना, दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंस पे होगा क्या क्या, ये तो सबको पता है कि XL इक्वल्स टू XC हो जाता है, ओमेगा की वैल्यू सबको पता है। देखो पर ध्यान से सुनो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में होगा क्या, सर्किट में XL XC के बराबर हो गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके पास रेजिस्टेंस रह गया R, वोल्टेज भी अक्रॉस R ही रहेगी। अब मैं VR को क्या लिख सकती हूँ, देखो I0 इंटू R, यानी वोल्टेज और करंट का फेस क्या है, सेम है, यानी सर्किट सिर्फ और सिर्फ कैसे बिहेव कर रहा है, प्योरली, रेजिस्टिव सर्किट। हाँ सर्किट जो है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बिहेव कर रहा है। अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होता क्या है, तुम सबको पता है, फेज डिफरेंस सेम रहता है वोल्टेज और करंट के का अक्रॉस। तो अब एक बार 10 फाई देखो, एक बार देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट यानी रेजोनेंस में 10 फाई निकालो, 10 फाई इक्वल्स टू XL अगर XC के बराबर है तो 0, तो फेज डिफरेंस कितना आया, फाई की वैल्यू क्या आई, 0, फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया ना। यस मैम। आपके पास रेजोनेंस में फेज डिफरेंस 0 हो जाता है,
ये चीज याद रखना। अब क्या होगा, तुमको क्वेश्चन में बोल देंगे, जैसे अभी एग्जाम में आया था कि हम ओमेगा चेंज कर रहे हैं, ओमेगा के चेंज होने से रेजिस्टेंस पे क्या करंट चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा भाई। करंट अगर हम ओमेगा चेंज कर रहे हैं तो अभी तुम्हें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा ओमेगा से, बट ओमेगा के चेंज होने से करंट की वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगी अगर रेजोनेंस कंडीशन के बाद पूछा है। ठीक है, क्यों होगी? आपने करंट की वैल्यू चेंज कर दी तो वहां से एक्सएल और एक्सी के अक्रॉस जो वो वैल्यू ड्रॉप होगी वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ फाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 10 फाई आप निकाल सकते हो। ये ओमेगा की वैल्यू हो गई, ये रेजोनेंस कंडीशन हो गया। और क्या होता है इसमें इंपॉर्टेंट, एक होता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर की बात कर लेते हैं। देखो क्वालिटी फैक्टर, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एक चीज और है यहाँ पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब होती है तो सर्किट में क्या क्या हो जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे? जेड की वैल्यू क्या हो गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे? जेड इज मिनिमम और मैक्सिमम। जेड इज मिनिमम, करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करंट, करंट मैक्सिमम, सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जेड मिनिमम हो जाएगा, इंपेडेंस मैक्सिमम, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अब देखो ये वाली कंडीशन, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? एक हम बोलते हैं शार्पनेस। अब देखो मान लो मैं इसको ना ऐसे लिखती हूँ, देखो यहाँ पर मेरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई, दिस इज ओमेगा आर। ये कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिन्हें हम साइड फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। ठीक है, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट की वैल्यू आई नॉट मिल रही है, इन फ्रीक्वेंसीज पे वो वैल्यू कितनी हो जाती है भाई? I0/√2, I0/√2। ये एफ मिनिमम और ये एफ मैक्सिमम, इनको क्या बोलते हैं? साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये गैप है ना, ये गैप है डेल ओमेगा, इसको हम बोलते हैं साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। इन पे होता क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी करंट की वो आधी हो जाती है, I0/√2 वैल्यू हो गई। पावर कितना हो जाएगा जरा बताओ? अगर I0 करंट इतना हो गया, I0/√2, पावर कितना हो जाएगा? पावर कितना होगा बताओ जल्दी? Ma'am, P/√2. P/√2, क्यों? ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमारी करंट की वैल्यू मैक्सिमम, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज पे करंट की वैल्यू हो गई I0/√2। पावर पे अभी आएंगे। अब एक बार देखो शार्पनेस, जितना तुम्हारा करंट जो है शार्प वैल्यू देगा उतना तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर क्या रहेगा? मतलब उतना ही शार्पनेस रहेगा, क्वालिटी ज्यादा मिलेगी। पर ये जितना ही तुम्हारा ये करंट जो है ये फैला हुआ मिलेगा, यानी करंट की वैल्यू उतनी ही कम है और शार्पनेस नहीं आएगी, तो क्वालिटी फैक्टर उतना ही कम है। तो क्वालिटी फैक्टर देखो किसके बराबर आएगा? क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा नॉट विच इज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू क्या है? ये दो जो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज हैं उनका चेंज, डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब डेल डब्ल्यू किसके बराबर है? देखो R/L, यानी रेजिस्टेंस अपॉन इंडक्टर जो है आपको डेल डब्ल्यू की वैल्यू देगा। तो वहां से क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आया ओमेगा नॉट L/R। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, याद होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, Ma'am, तो एक वन अगर बाय पूछा, आर रूट एल बाय सी भी तो होता है। हाँ ओमेगा नॉट की वैल्यू रख दो ना, अभी आएगा वो फॉर्मूला भी। अच्छा, ठीक है, ओके ओमेगा मैम। नॉट की वैल्यू रख दो इसमें, 1/√LC आ जाएगा फॉर्मूला ये भी। ओमेगा नॉट इसकी वैल्यू रखी आपने R/L, ओमेगा नॉट की वैल्यू रख दो 1/√LC, ये होया L/R। तो ये कितना बना भाई? अंडर रूट एल बाय सी। और ये 1/R बाहर आ गया। ठीक है, तो ये भी ये फॉर्मूला है आपका क्वालिटी फैक्टर का।
तो मेन चीज जो याद रखनी थी, एक तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला विच इज R बाय L, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। दूसरा क्वालिटी फैक्टर। तीसरा इसमें से पूछा जाए, मान लो 2-3 ग्राफ बना के दे दें, तो सबसे ज्यादा पूछा जाए क्वालिटी फैक्टर किसका होगा, तो शार्पनेस से मेजर करना है, जिसका जितना शार्प करवाएगा वो उतना ही क्वालिटी फैक्टर उसका स्ट्रांग रहेगा। चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्यू कौन? फैक्टर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया ये? हाँ, क्वालिटी फैक्टर पे बस एक बार पावर फैक्टर रहता है, उसका बता रही हूँ। मैम ये डिलीट है शायद। क्वालिटी फैक्टर डिलीट है? शायद शायद नहीं, क्वालिटी फैक्टर डिलीट नहीं है। क्यू फैक्टर डिलीट है ना? ये क्वालिटी फैक्टर ही तो है, क्यू फैक्टर क्या होता है? ये क्वालिटी तो फैक्टर है भाई मैं तो सिलेबस इसे में। डिलीट मानता था, एक बार चेक करना। नहीं, क्वालिटी फैक्टर है, डिलीट नहीं है। मी आई नोट बाय रूट 2 की पावर क्या होगी? किसकी? किसकी पावर? आप पावर पूछ रहे थे ना आई नोट बाय रूट 2 पे। हाँ वो मैं बता रही हूँ, डिलीट नहीं है ये, एक बार चेक कर लो, डिलीट नहीं है, पढ़ो, क्वालिटी फैक्टर तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एलसीआर सर्किट में कॉस फाई कितना हो जाएगा? मैं स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। In series LCR circuit, the value of power factor at resonance is 1। तो पावर फैक्टर अभी निकाला है, cos फाई होता है। cos फाई क्या होता है? R बाय Z। Z की वैल्यू क्या हो जाती है? R। तो cos फाई किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर, है ना भाई? Z R के बराबर हो गया। अब पहली स्टेटमेंट पढ़ो। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सर्किट इंक्रीज, मतलब फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा? द करंट इन द सर्किट फर्स्ट इंक्रीज टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीज। अब एक बार फ्रीक्वेंसी और करंट का ग्राफ देखो, ये देखो फ्रीक्वेंसी और करंट का ग्राफ। यहाँ कहीं पे तुम्हें मैक्सिमम, यहाँ कहीं पे तुम्हें मैक्सिमम करंट मिला है ना, यहाँ पर मैक्सिमम करंट है। ये देखो, ये तुम्हारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे कम। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे ज्यादा। तो एक बात बताओ, सब जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी तब भी तुम्हारा करंट कम था, और जब तुमने फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कर दी तब भी तुम्हारा करंट मिनिमम ही है। तो यानी कहीं बीच में जो करंट होगा वो वहां पर मैक्सिमम होगा। तो अगर तुमने सर्किट में फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि करंट इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? फर्स्ट इज इनकरेक्ट, करेक्ट। तो पहला कैसा है ऑप्शन? पहला ऑप्शन इज इनकरेक्ट और सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्लियर है ये? यस मैम, ऑप्शन सी आएगा इसका। है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी याद रखना, क्या फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से करंट बढ़ जाएगा? तो नहीं भाई, नहीं बढ़ेगा। ये किसी बीच की वैल्यू पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। अच्छा सुनो,
ये एक बार ये when the frequency of an AC circuit increases the current in the circuit first increases, अब ये लिख रहा है then attains a maximum value, मतलब पहले मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ से तुम पहले फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो तो कहीं बीच में करंट मैक्सिमम होगा, और फिर अगर तुमने उस फ्रीक्वेंसी को वहां से भी बढ़ा दिया, उस एक पर्टिकुलर वैल्यू से भी बढ़ा दिया, तो करंट फिर से क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। यानी ये इस ग्राफ की ही बात कर रहा है कि पहले आप बढ़ा रहे हो तो करंट एक वैल्यू पे मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद फिर से कम होने शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब भाई फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, तो बी एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, क्योंकि ये देखो अटेन लिखा हुआ है। अब आ जाओ अपने पावर फैक्टर पे कि यहाँ पर आई नॉट बाय रूट 2 में आपकी पावर क्या होगी। तो देखो यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो एफ है ना, ये इनको बोलते हैं हम लोग हाफ पावर फैक्टर। हाफ पावर फैक्टर क्यों बोलते हैं, सही बोला कि यहाँ पर जो आपकी पावर है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाएगी। तो आई नॉट बाय रूट 2 पे योर पावर विल बी हाफ, कि मान लो यहाँ पर आई नॉट पर तुम्हारी पावर थी पी मैक्सिमम, तो आई नॉट बाय रूट 2 पे तुम्हारी पावर कितनी हो जाएगी, पी मैक्स बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारी पावर आधी हो गई मैक्सिमम के। तो ये 2-3 चीजें हैं, ये याद रखनी है। तो ये वाला भी ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक वैल्यू पे मैक्सिमम होगा जो कि रेजोनेंस है, अगर उस रेजोनेंस से ऊपर चले गए तो भी डिक्रीज होगा, उस रेजोनेंस से नीचे चले गए तो भी डिक्रीज होगा। अब आते हैं एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में देखो क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन में जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मतलब आपकी जो एनर्जी है वो ऑसिलेट करती है बिटवीन द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर, है ना। मान लो पहले तुम्हारा कैपेसिटर पूरा चार्ज है, तो कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज है, तो कौन सी एनर्जी है सिर्फ आपके पास, एनर्जी स्टोर्ड है सारी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया तो इसके पास मान लो कैपिटल चार्ज क्यू आ गया, चार्ज आ गया तो ये क्या होना स्टार्ट करेगा, डिस्चार्ज करेगा, करंट धीरे धीरे सर्किट में करंट फ्लो होगा। जैसे जैसे करंट इंडक्टर के अक्रॉस बढ़ेगा इसका चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और इंडक्टर का करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि Q की वैल्यू 0 हो गई और इंडक्टर में जो करंट है वो मैक्सिमम हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये ऑसिलेट करती है, इसलिए इसका नाम क्या है, एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। ये इसलिए इसका नाम पड़ा आपका एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में देखो कौन, ठीक है, तो आपने ये किसी टाइम सिलेबस में नहीं है। एलसी ऑसिलेशन डिलीट है, यस मैम, 2025 वाले में नहीं है। ठीक है, तो फिर नहीं पढ़ते हैं, छोड़ो। वैसे मैंने क्लास में तो कराया था, ठीक है, तो हटाओ फिर मत पढ़ो। तो बस सीरीज कॉम्बिनेशन, बट क्वालिटी फैक्टर है सिलेबस में, इसको तो पढ़ लेना। मैम क्वालिटी ये भी नहीं है, इसका कुछ भेजना आप। भाई है, क्वालिटी फैक्टर सिलेबस में नहीं है। है मैम, कुछ भेजना आप तभी मानूंगा, ऐसे थोड़ी है। एक सेकेंड, मैंने तुम्हें ग्रुप में भेजा है पीडीएफ एक बार, जिसमें सिलेबस है, एक बार सिलेबस देखो, वो एनसीईआरटी की उसमें था। एक सेकेंड रुक जाओ, तुम भेजना, तुम्हारे पास है। हाँ है, एक सेकंड। चलो ठीक है भाई, पर मेरे हिसाब से देख लेना एक बार, मैं कंफर्म कर देती हूँ। बाकी के क्या कह रहे हैं, आधा टाइम तुम इसी में निकाल देते हो ना, सिलेबस में है नहीं है। क्यू फैक्टर तो भाई है, मैंने क्लास में भी पढ़ाया। अच्छा भेजा है किसी ने, सिलेबस फॉर जेई मैं पावर इन एसी सर्किट में ही आएगा ना। अगर एलसीआर सर्किट है तो कॉपी होती है ना क्वालिटी मेरे फैक्टर डिलीट हो ही नहीं सकता भाई, वही तो मैं कह रही हूँ। रेजोनेंस, एलसीआर सर्किट, पावर इन एसी सर्किट, वॉटलेस करंट। अच्छा जब मैम ये एलसीआर, पावर, मैम हाँ पावर वाले का ही तो सब पार्ट है। हाँ, क्वालिटी फैक्टर अगर एलसीआर सर्किट है ना तो क्वालिटी फैक्टर सिलेबस में है, वो अलग से नहीं लिखेगा। मैम 22-23 में लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैंने चेक किया तो 25 वाले में नहीं दिखा रहा है। मैम नहीं है मैम, मैंने बोल दिया ना, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो।
मैम मे भी ये भी हो सकता है कि उन्होंने मेंशन नहीं किया हो इस बार, लेकिन पहले तो मेंशन कर रखा है। देखो लास्ट टाइम यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं, चुपचाप ये फॉर्मूला याद करके जाओगे। 2 फॉर्मूले हैं, याद कर लो। ठीक है, एलसीआर सर्किट का पार्ट है भाई ये। रेजोनेंस है ना, एलसीआर रेजोनेंस है। रेजोनेंस है तो क्वालिटी फैक्टर भी सिलेबस में होगा। तो अगर जब तुमसे ये पूछ लिया कि ये बताओ ये हाफ पावर कब होगा, हाफ पावर पे करंट कितना हो जाएगा, तो ये याद रखना है सब। ये चीज क्वालिटी, ये रेजोनेंस का पार्ट हो गया, और ये सब क्वालिटी फैक्टर का भी पार्ट है। तो एक ही तो फॉर्मूला है भाई, याद रख लो। डेल ओमेगा आर बाय एल, ओमेगा नॉट 1/LC। ओके याद, 2 ही फॉर्मूले हैं ये, 2 फॉर्मूले याद रख लो, क्या डिलीट क्या नहीं, चुपचाप याद करो, क्यों रिस्क लेना। ठीक है, लिख लो ये फॉर्मूले चुपचाप। मैम वो वोटलेस करंट भी बता दो। ठीक है, वॉटलेस करंट भी देख लो। ठीक है, अभी एक बार ईएमआई पे, इस पे आ जाओ, ईएमआई पे। क्वालिटी फैक्टर छोड़ के नहीं जाएगा कोई भी। अब ईएम वेव 1 घंटे का टॉपिक है, वैसे बहुत आसान है। क्या क्या पढ़ना है बस, डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल्स की इक्वेशन। बस मैक्सवेल इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, ईएम डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, देखो अभी तक तुमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या क्या चीज हुआ। हाँ हाँ बोलो। मैम रुक जाओ इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई, एक क्वेश्चन तो देखो आ ही जाता है कई बार ईएम वेव से। जब उन्हें पेपर ऐसा होता है ना कहीं से क्वेश्चन देने होते हैं, तो यहाँ से भी आ जाता है। 2023 में तो खूब कूट कूट के भर रहे हैं क्वेश्चन। अब डिस्प्लेसमेंट करंट देखो क्या है, तो बहुत इजी चैप्टर है, एक बार पढ़ लोगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहीं बैठ के सुन लो। डिस्प्लेसमेंट करंट में कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो अभी तक हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या क्या चीज मिली। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से हमने देखा क्या हुआ, ईएमएफ जनरेट होती है, इंड्यूस होती है, ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बार बार चेंज करते हैं तो एक नया करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो कहां पर देखने को मिला सबसे ज्यादा, कैपेसिटर में। भाई कैपेसिटर में क्या होता है, देखो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कैपेसिटर मान लो धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, मतलब इस पर जो क्यू की वैल्यू है वो लगातार चेंज हो रही है, करेक्ट। और कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है क्योंकि क्यू चेंज हो रहा है, करेक्ट। सुनो, क्यू चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या देखा गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से कौन सी फील्ड मिलती है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टाइम वेराइंग तो कौन सी फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। यस मैम। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। ठीक है, फिर देखा गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और उसके बाद देखा गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू भी है। अब एक बात बताओ, बिना किसी जो हमारा कन्वेंशनल करंट होता है वो कब फ्लो होता है, भाई कुछ ना कुछ उसको वायर तो चाहिए, कुछ ना कुछ सोर्स तो चाहिए फ्लो होने के लिए, बट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मीडियम है एयर। तो यहाँ पर करंट किसकी वजह से आया, तो उस नए करंट को नाम दिया गया हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, जो करंट बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से प्रोड्यूस हो, दैट करंट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। फॉर्मूला क्या है, देखो फ्लक्स चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा विच इज इक्वल्स टू ईए। अब इसका फ्लक्स का चेंज होना प्रोड्यूस द आईडी। तो यहाँ पे आपका जो आईडी करंट है वो क्या है, देखो डी फाई बाई डी टी, याद रखना फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन डी टी, और ये आपका एप्सिलॉन नॉट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। अब देखो, अगर मैं एम्पियर लॉ की बात करूं, एम्पियर लॉ ने क्या इक्वेशन दी थी, बी डॉट
dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, देखो v डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये एम्पियर लॉ की इक्वेशन है ना, ये वाले भूल जाओ, ये एम्पियर लॉ है। देखो देखो v डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये आपका एम्पियर करंट है। अब एक बात बताओ, अगर आई इनक्लोज्ड 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? अगर किसी लूप में आई इनक्लोज्ड कोई कुछ भी वैल्यू नहीं है, 0 करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? 0 होना Zero. चाहिए, 0 होना चाहिए। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिला, मैग्नेटिक फील्ड मिला ड्यू टू टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर भाई मैग्नेटिक फील्ड है तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग करंट भी होना चाहिए, और उसी करंट को नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए एक्सटर्नल फैक्टर यूज होता है जो कि मॉडिफाई किया था मैक्सवेल ने। तो क्या एक्सटर्नल फैक्टर था? यही है आपका आईडी करंट विच इज डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt। तो मैक्सवेल ने एम्पियर लॉ को थोड़ा इंप्रूव किया, फिर बाद ये इक्वेशन आती है। ठीक है, ये इक्वेशंस याद रखनी है। तो ये एम्पियर लॉ को इंप्रूव किया, म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे देखो क्या निकालना है तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है, फाई ई गिवन है, तो आराम से तुम निकाल लोगे, बस इसको डेरिवेटिव कर देना। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन, देखो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी इक्वेशन नहीं है, तो याद होनी चाहिए। पहली होती है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि ई डॉट डी इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज इनक्लोज, है ना, कि मैं किसी भी एरिया के अक्रॉस बता सकता हूँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस बनाना है और उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो लिखना है। तो आई होप इस इक्वेशन को सबको याद है, ई डॉट डी ए सरफेस चार्ज इंटीग्रल, बोलो बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. क्लोज बाय एप्सिलॉन, जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना याद रखना, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अब दूसरा होता है, ये गॉस लॉ पढ़ा है, नहीं पढ़ना हमें। दूसरी इक्वेशन है हमारी मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ये इक्वेशन क्या होती है कि अगर एरिया का क्लोज इंटीग्रल लोगे तो आना क्या चाहिए, 0 आना चाहिए, कि भाई जितना नॉर्थ पोल में फील्ड निकल रहा है उतना ही साउथ पोल से एंटर करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जब क्लोज इंटीग्रल लेते हो एरिया का तो वो कितना आएगा, 0, क्योंकि जितना फ्लक्स निकला उतना फ्लक्स भाई क्या होता है, फाई। एक्चुअली में निकालता हूँ फ्लक्स ही रहे, फ्लक्स क्या होता है, माइनस फ्लक्स इन। क्लियर? अब भाई इसमें क्या होगा, तुम्हारे मैग्नेटिज्म में जितना फ्लक्स बाहर गया उतना फ्लक्स इनसाइड आएगा। अगर यहाँ पर वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब है कि मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है। फाई आउट इक्वल्स टू फाई इन, दैट मींस डी फाई क्या हो गया, 0। तो फ्लक्स की वैल्यू जो चेंज होने की वो कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यही तुम्हारा गॉस लॉ है सेकंड। क्लियर है? अब ये मत कहना कि वो हाँ। अब तीसरा आता है तुम्हारा ये इक्वेशन, ई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फराडे लॉ। फराडे लॉ ने ईएमएफ बताई थी कि भाई ईएमएफ जो होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है टाइम के साथ तो एक ईएमएफ जनरेट होती है माइनस डी फाई बाई डी टी। अब ये ईएमएफ देखो किसकी वजह से आती है, इस ईएमएफ को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट डी एल। ठीक है, तो ये हमारा बना थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल जो कि फराडेज लॉ से निकाली गई है। तो यहाँ पर बट जो ई है ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अच्छा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? हाँ, कैसे इसका, एक तो मुझे वो बताओ कि इसका कैसे नेचर होता है। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है नेचर में। तीसरी, इसका शेप सर्कुलर हो सकता है, करेक्ट। अभी तक तुमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती, बट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन फॉर्म द क्लोज लूप। तो ये दो डिफरेंस है, ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन फैराडेज लॉ की है और यहाँ याद रखें दिस ई इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चौथा हमारा कौन सा है, वही हमारा एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई कर दिया, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। बस ये 4 इक्वेशंस हैं, यहाँ पर एक साथ लिख दिए हैं। ये 4 इक्वेशंस अपनी आंखों में स्कैन कर लो, ये 4 इक्वेशंस। अच्छा ठीक है, तो ये याद रखें डीए वाला इंटीग्रल 0 होता है, अगर लेंथ से करोगे तो ये एम्पियर लॉ हो जाता है।
अब देखो ईएम वेव, ईएम वेव क्या है भाई? ईएम वेव में क्या होता है, अभी तक तुमने जब एसएचएम में देखा था वहां पर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, यहाँ पर पार्टिकल की जगह कौन ऑसिलेट कर रही है? वेव्स। क्या पाया गया? ईएम वेव में दो तरीके के फील्ड वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। करेक्ट भाई, क्या पाया गया? ईएम वेव्स क्या है? ईएम वेव्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से बनी हुई है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है वो भी इसके कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो यानी डायरेक्शन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दिस इज ईएम वेव। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ईएम वेव्स की अगर मुझे इक्वेशन लिखनी हो तो बच्चों कैसे लिखेंगे? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t लिख दूं, या y इक्वल्स टू सॉरी जो भी है, ठीक है, a sin ओमेगा t माइनस kx लिखूं? बताओ कौन सी इक्वेशन इज मोर सुटेबल, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड। हाँ, सेकंड इक्वेशन। ये वेव की इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि ये ऑसिलेशन, देखो पहली इक्वेशन सिर्फ किसकी है? फर्स्ट इक्वेशन सिर्फ ऑसिलेशन की है, कि अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा तो मैं पहली इक्वेशन से डिनोट करूंगी। दूसरी इक्वेशन में जो ये kx वाला फैक्टर है, ये क्या दिखा रहा है? कि पार्टिकल ऑसिलेशन के साथ साथ आगे भी मूव कर रहा है। kx वाला फैक्टर दिखाता है प्रोपोगेशन, कि जो वेव है या जो भी चीज है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। जैसे कि वेव, इस वाली वेव में क्या हो रहा है? पार्टिकल ऑसिलेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। करेक्ट, ऊपर नीचे ऑसिलेशन भी हो रही है और आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो दीज काइंड, इसको क्या बोलता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ईएम वेव हो गई। अब ईएम वेव्स में देखो क्या वी क्या है? अब एक बार बताओ, जिस डायरेक्शन में तुम्हारी वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में उस वेव की वेलोसिटी होगी। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में वेव की वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी ऑफ वेव, आया ना? वही होगी, नहीं भी Yes, पता है ma'am. तो उधर ही होगी। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है वही वेव की वेलोसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखो वेलोसिटी निकालना है, कि वेलोसिटी कैसे निकालें, तो ये फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, v इक्वल्स टू ई क्रॉस बी। अच्छा, मुझे कैमरा ऑन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हें डायरेक्शंस निकालने सिखाने हैं। एक से बने रहना, कोई लीव नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ई क्रॉस बी। ठीक है, अब इसको तुम कैसे निकाल सकते हो डायरेक्शन? ई क्रॉस बी को क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, कि ई डायरेक्शन में वैल्यू रखी, बी की तरफ फोल्ड कर दिया, तो बी कहाँ आया? जैसे बी जेड में है, ठीक है, तो ई क्रॉस बी आप अपने उससे निकाल सकते हो, आपने किससे? पाम रूल से भी निकाल सकते हो, और सिर्फ क्रॉस से भी कट के निकाल सकते हो, कि ई डायरेक्शन में अपनी उसको रखो, अपनी राइट हैंड को, और बी की तरफ कर्ल कर लो। तो बी कहां पर है? यहाँ पे एक्स जेड डायरेक्शन में। तो इसको कर्व करो, देखो ये तुम्हारा y है और ये तुम्हारा किस डायरेक्शन में है? z डायरेक्शन में। तो y क्रॉस z करोगे तो तुम्हें v की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशंस लिखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू ई नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। x क्या दिखा रहा है? कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? x डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ट्रेवल कर, इसकी वेव जो है वो भी x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ई नॉट बी नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है और बी नॉट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है। अब मैक्सिमम क्यों? हमेशा मैक्सिमम तो नहीं रहेगा, मैंने क्या कहा है? ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो एक बार मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। तो मतलब उस पर्टिकुलर जोन में तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो हैं ऑसिलेट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को ई नॉट बोला है, और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बी नॉट बोला है। फॉर्मूला क्या है? v इक्वल्स टू ई बाई बी, और ये है ई नॉट बाई बी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ई नॉट और बी नॉट यानी तुम्हारे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ई अपॉन बी यानी इंस्टेंटेनियस वेक्टर, दोनों से तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे फाइंड कर सकते हो? या तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो ई नॉट बाई बी नॉट, या अगर इंस्टेंटेनियस भी है ई बाई बी, तो भी आप वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव आपने फाइंड कर ली। अगर किसी भी मीडियम में वेलोसिटी होती है तो क्या हो जाती है? वेव की वेलोसिटी चेंज हो जाती है बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
सी बाय म्यू से। तो यहाँ पर अगर सी की वैल्यू ये है, अगर किसी भी मीडियम में निकालोगे तो दिस इज द वैल्यू। बताओ यहाँ तक फॉर्म, बस तुम्हें फॉर्मूले याद करने हैं इस चैप्टर में, और कुछ याद नहीं करना। एक तो फॉर्मूला ये हो गया v इक्वल्स टू ई बाय बी, और एक डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, और 4 इक्वेशन। बोलो इतना ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब c का फॉर्मूला ये 1 बाय म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, की मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन म्यू नॉट अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी भी मीडियम में जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, और कितने फैक्टर से कम होती है, जितना उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मीडियम में वेलोसिटी ऑफ कितना हो गया, वेव c बाय म्यू। ठीक है, अब इसको म्यू को चेंज कर दोगे तो ये तो तुम्हारा फ्री स्पेस का था म्यू नॉट, तो रिलेटिव में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, किसी मीडियम का क्या होता है, म्यू नॉट इंटू रिलेटिव। तो ये मीडियम का लिखा है तुमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इन द मीडियम। ठीक है, ये याद होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। डायरेक्शन मैंने निकालनी सिखाई है तुम्हें। फोर्स जैसे निकाल देते ना, v क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स v क्रॉस बी, ऐसे ही यहाँ पे तुम्हें निकालना है सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेशन की डायरेक्शन या वेलोसिटी। ये क्या होता है, e क्रॉस बी। e क्रॉस बी याद रखना, b क्रॉस e मत कर देना, e क्रॉस बी। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव z डायरेक्शन में, तो क्रॉस से दिखा दिया। मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव x एक्सिस में। करो, पाम रूल लगा लो या क्रॉस प्रोडक्ट से कर लो। देखो क्या है, वेक्टर ई से बी की तरफ उंगलियां घुमाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स है। अब मैं बी की तरफ उंगलियां ऐसे तो घुमा नहीं सकती, तो कैसे घुमा सकती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा और बी की तरफ उंगलियां घुमा दी, तो कहाँ पे आया डायरेक्शन, थंब का नीचे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ उंगलियां रखी, बी की तरफ ऐसे नहीं घुमा सकती, तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। मैंने घुमाया, कहाँ आया, नीचे की तरफ, यहाँ पे। नेगेटिव वाई एक्सिस। हाँ, तो यानी प्रोपोगेशन और या वेलोसिटी बोले तो यहाँ पर आया है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस, ए ऑप्शन। पाम रूल लगा लो, क्रॉस प्रोडक्ट से लगा लो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, बट पता होना चाहिए दिस इज ई क्रॉस बी, नॉट बी क्रॉस ई। ठीक है, तो ई क्रॉस बी इज द फॉर्मूला। ठीक है, ई क्रॉस बी। चलो ये वाला करो। v का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया है, ई बाय बी। अगर ये वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से होगी तो ये कितना हो जाएगा, ई बाय बी, और बी इक्वल्स टू ई बाय सी। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आया है कि फ्री स्पेस में है, तो फ्री स्पेस में तुम्हें पता है कि वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलती है फ्री स्पेस में। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, बी इक्वल्स टू ई बाय सी। डायरेक्शन देख लो, ये एक्स डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे, यानी वाई डायरेक्शन। देखो आई तो हो नहीं सकता, है ना, आई तो हो नहीं सकता। डायरेक्शन से भी देखें तो या तो प्लस के होगा या सी माइनस। ऑप्शन है, हाँ सी ऑप्शन प्लस में। हाँ, सी ऑप्शन। ठीक है, तो प्लस के होगा, ये आप ई क्रॉस बी से आराम से निकाल सकते हो।
अगर वेलोसिटी तुम्हारी एक्स डायरेक्शन में है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिया हुआ है वाई डायरेक्शन में, तो बी ऑब्वियसली कहाँ होगा, आई जे के। तो आई जे करोगे तो के मिलेगा, और के जे करोगे तो आई मिलेगा। ठीक है, तो जे के, तो ये वाई में है तो उसको कहाँ होना पड़ेगा, प्लस के में। ठीक है, तभी आई की वैल्यू मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। हाँ, दूसरा देखो, मैंने तुम्हें एक वेलोसिटी ऑफ वेव सिखाई थी जब हम लोग वेव्स पढ़ रहे थे, ओमेगा बाय के की वेलोसिटी ऑफ वेव होती है ओमेगा बाय के, पढ़ाई थी ना, Yes, ma'am. ओमेगा बाय के। तो वहां पर यहाँ पे यहीं का यूज हुआ है। एक तो वेलोसिटी की इक्वेशन ई नॉट बाय बी नॉट से आई, और एक ओमेगा बाय के से आई। तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू निकाल लो, तो ई नॉट शुड बी, ठीक है, पूछा गया देन द करेक्ट बिटवीन ई नॉट एंड बी नॉट। अच्छा, ई और बी के बीच में पूछा है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, A. तो ए ऑप्शन। तो ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आए, मैं कह रही हूँ 2023 में भर भर के आए हैं, हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया है। तो यानी हम कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ के जा सकते, और वो चैप्टर तो बिल्कुल नहीं जहां से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वरना हम अपना ही लॉस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या ही पूछ लेगा इन चैप्टर्स में से, कुछ नहीं, फॉर्मूले ही आएंगे। अच्छा, ये बताओ, मैम A ऑप्शन। हाँ देखो, ए ऑप्शन तो तुमने इसलिए बोल दिया कि अभी मैंने तुम्हें बताया है वी की वैल्यू ओमेगा बाय के भी होती है, और इक्वल्स टू ई क्रॉस बी। ठीक है, अब पूछा भी क्या है तुमसे, फाइंड द ई एंड के इज द इलेक्ट्रिक एंड प्रोपगेशन वेक्टर इन वैक्यूम, देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो बी पूछी है, तो बी किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस बी ओमेगा बाय के। अच्छा, क्या इसकी डायरेक्शन जो गिवन है ये सही है, के क्रॉस ई, चेक करना। के कहाँ होता है, के वही है प्रोपोगेशन डायरेक्शन, मतलब जहां वेलोसिटी है। ये मैम A तो। देखो, बी इक्वल्स टू ई बाय सी है हमारे पास, ई बाय सी। अब ई की वैल्यू और क्या लिख सकते हैं भाई, ओमेगा ई। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन तो तुमने इसलिए सही कर दी क्योंकि वन बाय ओमेगा कहीं नहीं था, तो ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट होगा। बट एक बार डायरेक्शन चेक करो, क्या के क्रॉस ई सही है या ई क्रॉस के होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बी की डायरेक्शन भी नहीं दी है ना, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, सही है, ठीक है, ए ठीक रहेगा। ये वाला करो। रिलेटिव परमिटिविटी यानी म्यू पूछी है, the relative permittivity of the medium will be।
मैम ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो देखो किसी मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है जो कि तुम्हें गिवन है, वी मीडियम गिवन है। मीडियम ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है सी बाय म्यू, ये तुम्हें गिवन है। यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई है ना, यहाँ से हमने म्यू निकाल लिया। म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, कैलकुलेट कर लेना, म्यू आ गया। उसके बाद पूछा है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालते हैं, देखो परमिटिविटी पूछा है, परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट आर या म्यू आर। म्यू आर होता है परमिएबिलिटी, है ना, ये क्या पूछ रहा है, एप्साई आर पूछ रहा है मीडियम की। तो कैसे निकालेंगे, परमिएबिलिटी तो गिवन है, ये तो गिवन है 1, यानी ये मुझे निकालनी है। कैसे निकालेंगे, म्यू इक्वल्स टू, ऐसे लिखो, मैम म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन में 1 1 नहीं देखो इनटू सी किसके बराबर था, सी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको मुझे किसी मीडियम के लिए लिखना है तो उस मीडियम के लिए हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट दिस आर। ठीक है, अब ये मीडियम के लिए चाहिए तो ऊपर क्या आ जाएगा, वी मीडियम इक्वल्स टू, देखो ये फॉर्मूला है ना यहाँ पे, दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सी के लिए, वी मीडियम वेलोसिटी ऑफ मीडियम है, बाकी की वैल्यू भी है, तो यहाँ पर रख देना फॉर्मूला, डायरेक्ट तुम्हारा इक्वेशन में वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे वी मीडियम, तो सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। मैम ई नोट यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कहाँ पे, यू नॉट नहीं ई नॉट ई नॉट। हाँ ई नॉट और बी नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ओके ठीक है, तो मीडियम की वेलोसिटी आ गई, सिंपल सी बात है, वी 1 अपॉन ये वैल्यू रख दो, ये गिवन है, म्यू नॉट भी है आपके पास, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी है, ये वैल्यूज रख देना और यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये देखो क्या बन गया, ये वेलोसिटी ऑफ मीडियम इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं लिख सकती हूँ म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर, ये बन गया सी। वेलोसिटी ऑफ मीडियम इक्वल्स टू सी अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर, करेक्ट। आपके पास वीएम की वैल्यू है, आपके पास सी की वैल्यू है, आपके पास म्यू आर है, आपको एप्सिलॉन नॉट आर निकालना है। तो प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए टिप्सों पे। तो म्यू यहाँ से आपका एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू बनेगी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में कितना होता है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। अब देखो होगा क्या, ईएम वेव में जो ये एनर्जी डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम बराबर बराबर बटेगी, यही देखो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव में अगर पूछे तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर हैं और दोनों की डेंसिटी क्या है रहेगी, पर यूनिट वॉल्यूम बराबर, तो म्यू ई इक्वल्स टू म्यू बी रहेगा। ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एनर्जी रहेगी वो बराबर रहेगा। ठीक है, तो म्यू ई इक्वल्स टू म्यू बी, अगर एवरेज निकालेंगे तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और इसका बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो ये देखो ये फॉर्मूला आ गया। अब तीसरा आता है यहाँ से इंटेंसिटी, जो क्वेश्चन अभी तुम्हारे एग्जाम अभी परसों संडे वाले टेस्ट में आया है, यहीं से आया है वो क्वेश्चन, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी अभी तुम्हें पता है एनर्जी पर यूनिट टाइम हो गया, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी अपॉन एरिया क्या हो जाता है भाई, सॉरी एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो गया, पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, तो इंटेंसिटी इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया, एक फॉर्मूला ये बन गया। पर अब हमें फॉर्मूला चाहिए इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी का, क्योंकि पेपर में तो वही आया था ना अभी, इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी का। तो देखो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालो, अभी हमने लिखा इंटेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब देखो किसी पर्टिकुलर एरिया से जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो हमने लिख दी, मैंने माना टी टाइम में ये एनर्जी कितना ट्रांसफर हुई होगी, अगर सी स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो सी डेल टी, इतने पर्टिकुलर एरिया में इतना ट्रेवल करा उसने, सी डेल टी ये डिस्टेंस है। ठीक है,
अब हमें इंटेंसिटी लिखनी है, तो यू की वैल्यू आप क्या लिखोगे, यू एवरेज पर यूनिट टाइम अपॉन पर यूनिट एरिया। देखो ये इंटेंसिटी अपॉन पर यूनिट टाइम इनटू पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये एवरेज इंटेंसिटी है, बट मुझे इतने वॉल्यूम में चाहिए, तो मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं। वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, और एरिया कितना गिवन है, डेल ए, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया डेल ए है। मुझे लेंथ चाहिए, तो ये मेरा एक्स ही तो है, कितना डिस्टेंस चला है टी टाइम में, तो कितना चला, सी डेल टी। तो देखो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया, तो इंटेंसिटी कितना बना मेरा, यू एवरेज इंटू सी। तो अगर इंटेंसिटी पूछा जाए तो फॉर्मूला हुआ देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, दिस इज द फॉर्मूला। ये क्वेश्चन संडे को आया था। अगर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में पूछा जाए तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी, ये रहा। याद रहे यहाँ पर ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, बी नॉट और ई नॉट। तो ये तुम्हारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, यही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूला आया, एक तो इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अगर पावर पूछ ली तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी ऐसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद रहेगा दिस फॉर्मूला, यस मैम। म्यू Yes, ma'am. एवरेज। अभी डिराइव करना नहीं समझ में आ रहा तो देखो ज्यादा भी नहीं है, ये एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये पर यूनिट वॉल्यूम का है, ठीक है। अब ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मैंने उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये ए इंटू सी डेल टी क्या है, एरिया इंटू लेंथ, मैंने उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये कौन सी एनर्जी आ गई, सिर्फ प्योर एनर्जी आ गई ना, डेंसिटी तो हट गई, पर यूनिट वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सिर्फ अब म्यू एवरेज बचा, यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। तो फॉर्मूले, ये एक फॉर्मूला ये हो गया। ये देखो प्रेशर वाला, अगर रिफ्लेक्ट हो जाता है तो 2I/c, एब्जॉर्ब होता है तो सिर्फ I/c, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर दो बस। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए। हाँ डबल, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, अभी हमने लिखा था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ई को, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और जो अभी हमने देखा है किस पे डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर। ये वैल्यू जब यहाँ पर उठा के रखोगे तो देखोगे कि ओमेगा का जो कॉफिशिएंट आएगा वो ट्वाइस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एनर्जी जब निकालोगे तो एनर्जी में देखोगे दिस ओमेगा इज ट्वाइस, तो डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो 2023 का क्वेश्चन है, भर भर के आए हैं, तो हम हर उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी मुझे कराना था, एक बार पढ़ लो क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी बल्ब के कारण, जिसकी पावर गिवन है 3 मीटर की डिस्टेंस पे पूछी है, ठीक है। तो आपको पूछा है इसमें एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। देखो अभी हमने पावर, मैंने तुम्हें बताया कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, IA, और इंटेंसिटी इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया। तो जितने डिस्टेंस पे निकालना है वहां पर एक वो ड्रॉ कर लो, कि मतलब यहाँ पर जो है R डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पर हमने एक एरिया बना दिया, तो उस एरिया से कितना एनर्जी जो है पास आउट होगा वो मुझे निकालना था, ठीक है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, म्यू एवरेज इंटू सी, दोनों को इक्वेट कर देना। बहुत अच्छा PYQ है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम की कमी के कारण क्लास अभी छोड़नी पड़ेगी। ये फॉर्मूला देखो इक्वेट करना सीख लो कि कैसे करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो वरना मैं इसको सेंड कर दूंगी अभी। मैम एक्स की वैल्यू कितनी आ रही एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, एक सेकंड चेक करना पड़ेगा। इसमें आंसर नहीं है क्या, ये रहा आंसर, 3 है, 3 आंसर है।
ठीक है, 3 इज द वैल्यू। तो सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें रिवाइज करा दिए। इसके बाद एक ये ईएम स्पेक्ट्रम भी है, एक बार इसको मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी, एक बार बस एक बार आंखों में से निकाल लेना, स्कैन कर लेना, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का। ठीक है भाई, चलो बाय एवरीवन।